नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्स-रे। दर्शकों, आज एक बड़ी और अहम खबर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। रोज की तरह हम एक्स-रे रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन आज जो घटना दिल्ली में घटी है वो ये बता रही है कि दिल्ली का सिस्टम लचर है, लाचार है। दर्शकों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं पहले आपको दिखाऊंगा, लेकिन कैसे दिल्ली में घटना घटी है देखिए इस रिपोर्ट में। कल रात से बैठे हुए अभी तक इस प्रशासन से आप लोग ने देखा कौन कौन आया यहाँ पे? यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी नहीं लेगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी तो लेगी कौन? हम लोग यहाँ पे इतने साल से पढ़ रहे हैं, हम अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। हमारे माँ बाप ने खून पसीने की अपनी मेहनत हमारे लिए यहाँ पे लगाई है। किसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। हर साल पानी बढ़ता है यहाँ पे, कोई ध्यान नहीं देता। 10-15 साल से दिक्कत है यहाँ पे, हर रोज पानी बढ़ता है जब भी बारिश होती है। एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, आज आपको क्यों देखना चाहिए न्यूज का एक्स-रे? क्योंकि आज जिस तरह से सियासी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, खबरें पीछे रह जाती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक्स-रे रिपोर्ट बताऊं उससे पहले 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। दर्शकों, दिखाइए किस तरह से दिल्ली में सपनों को उड़ान देने के लिए आए थे ये तीनों छात्र, लेकिन क्या हुआ? युवाओं ने अपनी आंखों में कई सारे सपने संजोए, भविष्य को बेहतर बनाना है, इसीलिए दिल्ली आए थे ये लोग। एडमिशन लिया महंगी कोचिंग में, इन्होंने सोचा था कि आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, देश के विकास में भागीदारी देंगे। लेकिन इन्हें क्या पता था दर्शकों, ये महंगी कोचिंग इनके लिए जानलेवा साबित होगी और ये इनकी जान को सस्ती बना देगी। दर्शकों, राजेंद्र नगर दिल्ली का वो इलाका जहां ब्यूरोक्रेट्स तैयार किए जाते हैं, यहां एस्पिरेंट्स को पब्लिक अकाउंटेबिलिटी सिखाई जाती है, जनता के प्रति जवाबदेही क्या है आप। लेकिन सिस्टम में मौजूद कई आईएएस शायद अपनी जिम्मेदारी भूल गए, इसीलिए यह जान चली गई। विधायक अपनी जिम्मेदारी भूल गए, दिल्ली को रन करने वाली एमसीडी के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी भूल गए दर्शकों, और शायद दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो ये तीनों हमारे बीच में होते दर्शकों, हमारे बीच में होते। लेकिन कैसे दिल्ली का सिस्टम फेल हो गया है दर्शकों, मैं बताऊंगा आपको आगे। सुनिए जरा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई, और राजेंद्र नगर में जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं सब पे जांच होनी चाहिए कि मैंने यहाँ तक भी सुना है कि जो बेसमेंट में जहाँ पे ये हादसा हुआ उनका परमिशन ही नहीं था, उसका परमिशन एक स्टोरेज के था। जो सिस्टम की जिम्मेदारी है वो सिस्टम को अपने जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी। तो दर्शकों, आज सवाल खड़ा होता है कि आप भी अपने बच्चों को दिल्ली भेजना चाह रहे हैं तो सावधान करता हूं आप। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि सिस्टम फेल हो चुका है। यही है वो मौत का सिस्टम जो आपको चारों तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सवाल है आज कि आखिर इन 3 की मौत की जिम्मेदारी किसकी है? इनकी जान चली गई। कोचिंग सेंटर का मालिक आम आदमी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री, दूसरी ओर मेयर शैली ओबराय, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, एमसीडी और दुर्गेश पाठक जो विधायक हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए दर्शकों आप कि आखिर ये कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात है आज सियासी आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको सोचना होगा। देश की राजधानी दिल्ली है, पिछले कुछ सालों से दिल्ली समस्याओं की राजधानी बन गई है।
कभी यहां लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, दिल्ली बूंद बूंद को तरसती है, तो कभी इतना पानी आ जाता है कि त्राहिमाम हो जाता है। यहां हर मौसम में अपनी एक नई समस्या है। गर्मी में दिल्ली वाले बूंद बूंद को तरसते हैं, बारिश में सैलाब लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है, और ठंड में प्रदूषण दिल्ली वालों का दम घोंटता है। दिल्ली के लोगों को इन समस्याओं का कसूरवार सिर्फ एक ही है, वो है यहां का सिस्टम। वो सिस्टम जिसमें राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो सिस्टम जिसमें एमसीडी आती है, वो सिस्टम जिसमें मेयर आती हैं। राजधानी का ये वो सिस्टम है जिसमें उस इलाके के विधायक और सांसद भी आते हैं। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो साल के 365 दिन सिर्फ सिस्टम के नाम की डपली बजाते हैं और कुछ नहीं करते। ये लोग 5 साल में एक बार आपके घर की चौखट पर आते हैं वोट मांगने के लिए, और ये वो वक्त होता है जब चुनाव में जीत के लिए आपकी जरूरत होती है इन्हें। लेकिन जब आप इन पर विश्वास करते हैं, इन्हें चुनते हैं, तो ये आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। दर्शकों, सोचिए इस बारे में। सीधा सा जवाब इनकी तरफ से सुनाई देता है, आप कौन, हम क्या करें। दर्शकों, ये नुमाइंदे नकाब पहने हुए हैं, इन्हें आपकी दिक्कत परेशानी और आपकी समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए आप इन लोगों को। आज मुझे ये सब इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, वो आज ये सवाल खड़े करने पर मुझे मजबूर करती हैं। दर्शकों, आपके सामने मैं 3 और तस्वीर रखता हूं। देखिए आप, पहली तस्वीर कल की, हादसा हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में, बेसमेंट के अंदर पानी भर गया, आप सोचिए, और 2 छात्र और 1 छात्र की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल यही। दूसरी तस्वीर इसी महीने 22 जुलाई की है। यह हादसा भी ओल्ड राजेंद्र नगर से कुछ दूरी पर मौजूद पटेल नगर इलाके में होता है। यूपीएससी के एक छात्र की करंट लगने की वजह से मौत हो जाती है, और यह खबर मैंने आपको दिखाई थी। दर्शकों, तीसरी तस्वीर भी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है। पिछले साल 15 जून की मुखर्जी नगर में मौजूद कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है। हादसे में 61 लोग घायल हो जाते हैं, और हाल ही में हुए ये हादसे साफ बता रहे हैं कि सिस्टम को लोगों की जान की कीमत नहीं है। जो अव्यवस्था जैसी थी आज भी वैसी ही है, और सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा है। ऐसे में यह बोलना यहां बिल्कुल गलत नहीं रह जाता दर्शकों कि दिल्ली अब कहने को राजधानी रह गई है, सिर्फ कहने को राजधानी रह गई है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, किस तरह की तस्वीर हमें दिल्ली में देखने को मिलती है। यहां आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में एमसीडी में बड़ी जीत दर्ज की और दिल्ली की सूरत बदलने का दावा किया था, लेकिन ना तो दिल्ली की सूरत बदली और ना ही एमसीडी के काम करने का तरीका। अब मेयर शैली ओबरॉय को दिखाता हूं आपको। मेयर शैली ओबरॉय ने मॉनसून आने से पहले दावा किया था, सुनवाऊंगा आपको, कि एमसीडी ने मॉनसून में होने वाली समस्याओं से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने तैयारियों की पोल खोल दी है, और बारिश ने पूरी दिल्ली को जाम कर दिया है। अंडरपास में पानी भर गया है। वीवीआईपी और वीआईपी इलाके जहां तालाब दिखाई दे रहे हैं, जल भराव की स्थिति है। नेताओं को कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है, और यही शैली ओबरॉय कहने लगी हैं अब कि एमसीडी की तरफ से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसे दुरुस्त करने के लिए वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई हैं। लेकिन एक बार फिर बारिश ने मेयर के दावों को सामने ला दिया, उस पर पानी फेर दिया है। इस जानलेवा बारिश ने एमसीडी और मेयर की लापरवाही को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया दर्शकों। और इस हादसे के बाद मेयर शैली ओबरॉय एक बार बयानबाजी और दावे कर रही हैं फिर से, लेकिन सभी दावे और वादे आपको सुनने चाहिए और सोचना चाहिए दर्शकों कि दिल्ली आखिर किन हाथों में, कैसे दावे और वादे किए गए। सुनिए जरा। 24 घंटे जो हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, तमाम अधिकारी जो हैं मिलजुल कर हर जल भराव की समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 6 परमानेंट पंप हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 एडिशनल पंप भी यहाँ पर एमसीडी द्वारा लगा दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी, साथ में हमारे दिल्ली जल बोर्ड, तमाम अधिकारी, सभी डिप्टी कमिश्नर्स, ऑफिसर्स अभी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग है उन पर काम जारी है, और दिल्ली की जनता को
आज के बाद ऐसी स्थिति दोबारा नहीं मिलेगी। पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपने दावे सुन लिए, क्या काम हुआ सोचिए दर्शक। और अब बात करेंगे कोचिंग सेंटर्स की, जहां 3 IAS एस्पिरेंट्स की जान चली गई सिस्टम की लापरवाही के चलते। अपने साथियों को खोने के बाद छात्र सड़कों पर आ गए। इन तस्वीरों को देखिए, गुस्सा है कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर। छात्रों ने जबरदस्त नारे लगाए। छात्रों ने दिल्ली सरकार MCD के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की, सुनवा रहा हूं आपको। और ABVP ने महापौर शैली ओबरॉय के आवास का घेराव तक कर लिया। देखिए आप, कालिख पोत दी उनकी तस्वीर पर। छात्रों का हंगामा बढ़ता जा रहा है, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा दर्शकों। लेकिन क्या सबसे बड़ा सवाल यही कि मेयर दावे और वादे करती नहीं है, लेकिन कल जो राजेंद्र नगर में हुआ उसकी तस्वीर दहलाने वाली। देखिए आप इस तस्वीर को, ये बेसमेंट है -2। आप सोचिए, बारिश के बाद बच्चे फंस गए वहां पर। कोचिंग की लाइफ किस तरह से मुसीबतों से भरी होती है ये देखिए आप। और एकाएक वहां पर लाइट चली गई, सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक जाम हो जाता है दर्शक। और पानी बेसमेंट में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कुछ लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इतनी तेजी से बेसमेंट में भर रहा था कि किसी की हिम्मत तक नहीं हुई। देखिए आप इन तस्वीरों को, बच्चे बाहर कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन नहीं आ पाते। फायर ब्रिगेड की टीम ने ड्रेनेज सिस्टम भी लगाया, लेकिन क्या हुआ, सड़क पर इतना पानी था कि बेसमेंट का पानी बाहर ही नहीं निकल पाया। और पानी को बेसमेंट में भरने से रोका जा सकता था, लेकिन सिस्टम आज फेल हो गया दर्शक। लेकिन अब मैं आपको सुनवाऊंगा अतुल गर्ग, फायर डायरेक्टर, इस घटना पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ था और बेसमेंट और सड़क का लेवल एक हो चुका था, तो इसलिए शुरू में जब हमने पंप निकाल के पानी निकालने की कोशिश की तो वो पानी जो था वापस बेसमेंट में जा रहा था। मतलब आप कह सकते हैं शुरू के आधा घंटे हमें कोई पानी निकालने में सक्सेस नहीं मिली। जब पानी थोड़ा रोड पे रिसीड हो गया, जब चला गया, तब हमने निकाला और उसके आधा घंटे बाद हमें एक लड़की की वो बॉडी मिली, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी। दर्शकों, अब मैं आपको उस पूरे इलाके की तस्वीर भी दिखाता हूं। उस इलाके की तस्वीर जहां ये राव कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। देखिए आप, कितना कंजेस्टेड है। ये तस्वीरें इस कोचिंग सेंटर से ठीक बाहर की हैं दर्शकों, जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जब यह हाल ओल्ड राजेंद्र नगर की सड़कों का है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में उस वक्त क्या हाल हुआ होगा, क्या हुआ होगा। सड़क पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा हुआ है, आधा रिक्शा तक डूबा हुआ है। देखिए आप, अपनी गाड़ियों को लोग धक्का लगा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर हो गया है। सड़क पर मानो सैलाब आ गया है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको सुनवा रहा हूं जो चश्मदीद इस घटना को देख रहे थे। देखिए हमारी रिपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली लाचार है, दिल्ली बदहाल है और अब दिल्ली जानलेवा है। जिस दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, उस दिल पर अव्यवस्थाओं के खंजर चल रहे हैं। दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के सपने दिखाए गए थे, लेकिन आज दिल्ली में मुफ्त में जान जा रही है। श्रेया यादव, नेविन डॉल्विन और तानिया सोनी अपने अपने परिवार को छोड़कर दिल्ली में सपने लेकर आए थे। IAS बनेंगे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। जिस वक्त दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी, ये लोग कोचिंग के बेसमेंट में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। कोचिंग सेंटर मालिक का लालच, MCD की लापरवाही और सरकार के खोखले वादों ने तीनों परिवारों के घर का चिराग बुझा दिया। कल का खौफनाक मंजर जिसने भी देखा वो सिहर उठा। 10 मिनट में पूरा बेसमेंट भर चुका था। इतना फ्लो के साथ वाटर कमिंग होता था उस टाइम पे। बहुत तेजी से एक्चुअली क्या हुआ था, जो मेन गेट था वो टूट चुका था। पानी किसी से रोक रहा था उस टाइम पे। राव कोचिंग की गड़बड़ी के बारे में छात्रों ने कई बार प्रशासन और सरकार को आगाह किया था, लेकिन सिस्टम में बैठे लोगों ने छात्रों की आवाज को दबा दिया। छात्र अब सड़क पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आरोपियों पर सख्त एक्शन की डिमांड है।
देखना यह होगा कि इस मामले में क्या एक्शन होता है। यह सिस्टम इस मामले को भी दबा देगा। देखिए दर्शकों, आप किस तरह से घटना घटती है, चश्मदीद बता रहे हैं। लेकिन आज हमारे सामने दो केस आए हैं, वो आपको देखने चाहिए आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए। क्या करते हैं कोचिंग वाले? बच्चों को लुभावने के वादे दिए जाते हैं और बच्चों की सुरक्षा के इन्हीं कोचिंग सेंटर्स पर इंतजाम नहीं होता। लाइब्रेरी खोलने की या कोई परमिशन नहीं ली गई थी। बेसमेंट में स्टोरेज की इजाजत मिली थी, पार्किंग और टॉयलेट के लिए परमिशन थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखा और लाइब्रेरी बना दी वहां पर। बेसमेंट से निकलने का एक ही दरवाजा था। क्या हुआ? लाइट चली गई और वो दरवाजा लॉक हो गया दर्शकों। लेकिन दिल्ली के कई कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं, एक नहीं है दर्शकों, केस 2, मानकों पर ये खरे नहीं उतरते। 583 में से सिर्फ 67 के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है। 461 कोचिंग के पास जरूरी एनओसी नहीं है। कोचिंग सेंटर सुरक्षा से जुड़े हुए निर्देश भी नहीं मानते। असुरक्षित इमारतों में बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही है। कोचिंग आने जाने के रास्ते बेहद तंग हैं, सकरे हैं। कई कोचिंग सेंटर्स के अंदर और बाहर जाने का एक ही रास्ता है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स में जरूरत से ज्यादा भीड़ है। एक कमरे में तय मानक से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, यह हालत है राजधानी दिल्ली की, जहां आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। भेजें उससे पहले हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा। कि आप देखेंगे बाहर से आपको कांच के शीशे और तमाम एसी, एयर कंडीशन सब नज़र आएगा, लेकिन इंस्टीट्यूट पे जाने का रास्ता आप ये देख लीजिए कि यही एक संकरी सा जो रास्ता है वो इंस्टीट्यूट के अंदर जाने का है। और उसके बाद आप देखेंगे कि क्रैक ग्रेड जो बी, RBI ग्रेड बी, इस तरीके के कोचिंग क्लासेस यहाँ पर चलते हैं। मेरे विजय अगर थोड़ा अंदर आएंगे तो आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे, बेहद संकरा ये रास्ता। आप इसको इस तरीके से अंदाज़ा लगा लिए कि 2 बच्चे भी यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल। और बेसमेंट को लेकर जो कल्चर इन दिनों चल रहा है वो बेसमेंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि इस हादसे के बाद तमाम जो बेसमेंट है वो बंद कर दिए गए हैं। यही रास्ता एंट्री का और यही रास्ता जो एग्जिट का है वो साफ तौर पर आपको नजर आ जाएगा। जतिन की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे दर्शकों। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर एक अकेला कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। न्यूज का एक्सरे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो जानते हैं कि हमारी टीम जब भी निकलती है तो आप तक हर खबर की सच्चाई लाते हैं। रिपब्लिक भारत ने आज जब इस इलाके की पड़ताल शुरू की हमारी टीम ने, तो हमारे सहयोगियों को ओल्ड राजेंद्र नगर में ऐसे एक और कोचिंग सेंटर की तस्वीर दिखती है। यहां हालत और ज्यादा खराब है। अगर आप भी अपने बच्चों को यहां कोचिंग के लिए भेजना चाहते हैं तो यहां के हालात देखकर सावधान हो जाइएगा। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए, रियलिटी चेक देखिए। ये ग्राफिटिकेशन स्टडी के नाम से आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी है और बेसमेंट में ये भी लाइब्रेरी यहाँ पर पढ़ने आते हैं। सर ऐसी लाइब्रेरी यहाँ पे ज़्यादातर लाइब्रेरी सर इतनी छोटी हैं, ऐसी हैं सर, तलघर में ही बनी हुई हैं। सिर्फ एक ही एंट्री है? जी, और कोई कुछ और नहीं सर। इनफैक्ट बहुत वो भी बहुत छोटी छोटी जगह में बैठाते हैं। और सर ये क्या है? ये ऊपर इंस्टीट्यूट है? ये सर ऊपर घर है सर बच्चों के। सर ये हर फ्लोर्स पे घर है, नीचे स्टडी ग्रेटिफिकेशन है। एंड सर जितनी नंबर ऑफ डेस्क है उससे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जितने बच्चों की हमेशा उससे 10 गुना ले लेते हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो तमाम पढ़ते हैं। बुक्स यहाँ पर एक तरीके से क्यूबिकल्स बनाए गए हैं, लेकिन एंट्री करते हुए आप ये बायोमेट्रिक देख रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर आएंगे वो बायोमेट्रिक करेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे। और ये छोटे छोटे क्यूबिकल्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यहीं पर आकर बच्चे जो हैं वो स्टडी करते हैं। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन दिल्ली अगर आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए दर्शकों। बहरहाल आज की एक्सरे रिपोर्ट्स में और भी खबरें हैं। दिल्ली का सिस्टम हमने बताया लाचार है, लेकिन अगली खबर हमारी क्या है दिखाता हूं आपको। कावड़ से कैसी परेशानी। तौकीर रजा आप जानते होंगे, लेकिन तौकीर रजा विवादों से गहरा नाता है इनका। हमेशा कुछ ऐसा बोलते हैं जो विवाद खड़ा कर देता है, लेकिन आज इन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर कुछ कहा है दर्शकों। उत्तर प्रदेश में बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अभी सावन शुरू ही हुआ है कि तौकीर रजा को हिंदुओं के त्योहारों से परेशानी होने लगी है और बीजेपी को घेरते घेरते एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने कावड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया। दर्शकों सुनिए, तौकीर रजा कह रहे हैं कि 5 मिनट की आजान से लोगों की नींद खराब हो जाती है,
10 मिनट की नमाज के लिए मस्जिद में जगह नहीं है और किसी ने बाहर नमाज पढ़ ली तो इससे आपको दिक्कत हो जाती है। अब सोचिए, इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं तौकीर रजा। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर तौकीर रजा को परेशानी क्या है। यही है तौकीर रजा जो आप देख रहे हैं, वो बार बार ऐसे बयान देकर क्या समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, यह भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन आखिर क्यों वो इस तरह के काम कर रहे हैं, यह गंभीर सवाल है। पहले सुनिए तौकीर रजा ने क्या कहा। 10 मिनट की नमाज, अगर मस्जिद में जगह नहीं है और मस्जिद से बाहर तक हमने मुसल्ला बिछा लिया, 10 मिनट में खत्म हो जाती है नमाज। 10 मिनट की नमाज आपको तकलीफ पहुंचाती है, 5 मिनट की अजान आपको तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन पूरे महीने का कावड़, पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है, पूरे रास्ते बदल दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यह न्याय है या अन्याय है? अब सोचिए, आप तौकीर रजा ने बयान दिया तो उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया। कैसे, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। मौलाना तौकीर रजा अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर चर्चा में आ गए। तौकीर रजा को अब भोले के भक्त और कांवड़ यात्रा से परेशानी होने लगी। वो कांवड़ियों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बेमतलब में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आपसी सौहार्द का माहौल खराब हो। तौकीर रजा अजान और नमाज की तुलना कावड़ से कर रहे हैं। यहां सवाल यह उठता है कि ऐसी तुलना की जरूरत क्या है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि यूपी सरकार सरकारी योजनाओं का जो पैसा है वो मंदिर और धार्मिक कामों में लगा रही है। वो कह रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए। हिंदू तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, सरकारी पैसा तमाम धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। यह अन्याय है। इसके खिलाफ तमाम हिंदुओं को भी इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए तो बीजेपी ने जवाब दिया और बता दिया कि अपना फैक्ट जरूर चेक कर लें। मैं पुनः कह रहा हूं, जो भी धन लगाया जाता है उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ मंत्रालय भी है, उसके अनुसार लगाया जाता है। साफ है कि तौकीर का ये बयान लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर माहौल खराब करने की साजिश जैसा है। लेकिन सुरक्षा से लेकर दूसरे इंतजाम सरकार की व्यवस्थाएं पूरी तरह से टाइट है। दर्शकों, आज हमारे सामने दो केस आए क्योंकि तौकीर रजा बार बार समाज में इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। हमने इसके लिए पूरी स्टडी की है। तौकीर रजा पहला केस क्या कहता है, मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने अजान और नमाज से नहीं रोका है, साफ हो जाए ये बात। अजान के लिए लाउडस्पीकर पर रोक लगाई गई है। यही नियम मंदिरों के लिए भी लागू है। इबादत गाहों में नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका है और नियम के तहत त्योहार मनाने के पक्षधर है योगी सरकार। लेकिन कावड़ यात्रा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं ये भी जान लीजिए, क्योंकि सरकार ने पहले से ही कावड़ रूट तय किया है। डीजे के साउंड लिमिट भी तय कर दी है, क्या रहनी चाहिए। राहगीरों को यानी आपको कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया। कावड़ियों पर मुस्लिम भी फूल बरसा रहे हैं, जो हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और कट्टरपंथी मौलानाओं को इसी बात से परेशानी हो रही है। इसी वजह से वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की और उकसाने की सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस पर धर्मगुरु क्या कह रहे हैं, शैलेश तिवारी सुनिए जरा। तौकीर रजा मौलाना देश को नफरत की आग में झोंकने की बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में एक भी इस देश में दंगे नहीं हुए, इसलिए कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास पर चलने वाले व्यक्ति हैं। दिक्कत ना हमें अजान से है, ना हमें नमाज से है और ना ही महीने भर चलने वाली हज से है। दिक्कत तो तौकीर रजा जैसे लोगों को है जो हिंदू की शक्ल नहीं देखना चाहते। दिक्कत उन लोगों को है इस हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुओं से, जो हमें काफिर बोलते हैं। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि तौकीर रजा पहली बार विवाद नहीं कर रहे हैं। हमने इनका फुल एक्सरे किया है दर्शकों, और तौकीर की उकसाने वाली राजनीति सामने आ गई। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। क्या नाता है जान लीजिए। हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का तौकीर रजा ने विरोध किया। हम पर कोई हमला हुआ तो जान ले लेंगे, ये बातें कह रहे थे तौकीर रजा। 21 जुलाई को सामूहिक निकाह कराने का ऐलान तक कर दिया इन्होंने। तौकीर रजा पहले चरण में 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन और निकाह होगा, ऐसी बातें भी कह चुके हैं। ये सभी हिंदू लड़के लड़कियां हैं और मुस्लिम बनना चाहते हैं। सोचिए आप,
इस तरह से समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं। इस्लामिया मैदान में जनसभा के दौरान एक और विवादित बयान दिया इन्होंने। क्या कहा? मुस्लिम युवा हाथ से बाहर हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा, धमकी तक दे रहे हैं। तौकीर रजा पर बरेली दंगा भड़काने के भी गंभीर आरोप लगे हैं दर्शकों। और सबसे बड़ी बात यही है कि तौकीर रजा जैसे लोगों पर अब कार्रवाई का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ते हैं। लेकिन आपने देखा कैसे बयानबाजी की जा रही है। अब मैं आपको अगली हमारी एक्सरे रिपोर्ट क्या है उसकी तरफ ले जाता हूं, दिखाइए जरा। एडीएम का हेडशॉट, एडीएम सरकारी कर्मचारी। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर आई दर्शकों जो आपको देखनी चाहिए। अगर आपका भी कोई काम अटका हुआ है या आप सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं तो देख लीजिए। अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं उस तस्वीर को आप देखिए। ये जो तस्वीर चल रही है, ये जो जनाब है ये एडीएम साहब है, जो सिर्फ कहने के लिए ही साहब है दर्शकों। इन्हें किसी से कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं पता। इन्हें अपनी पद की गरिमा का सम्मान नहीं करना आता है। ये वो अफसर है, देखिए आप जरा इन्हें, जो ये नहीं जानते कि इनका ऐसा रवैया पूरे प्रशासनिक महकमे पर सवाल उठाता है। मामला कहां का है? वाराणसी का है। एडीएम सिटी आलोक वर्मा वाराणसी विकास प्राधिकरण और पुलिस के साथ होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पहुंचे हुए थे। प्राधिकरण की ओर से दोनों होटल के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। इस दौरान एडीएम की होटल के मालिक के साथ कहासुनी हुई, विवाद हुआ। एडीएम सिटी पहुंचे तो कार्रवाई करने के लिए थे, लेकिन वो अपना आपा खो बैठे। इस वीडियो में आप देखिए दर्शकों, एडीएम के गुस्से किस तरह से नजर आ रहा है। उनका गुस्सा, वो दूर से चलते हुए आते हैं और होटल के मालिक के चेहरे पर अपना सिर मारते हैं। ये सब कुछ इतने अचानक होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। जब ये लोग समझते हैं तो इस हेडशॉट के बाद माहौल को संभालने की कोशिश भी करते हैं। और इस पूरे मामले में पीड़ित होटल मालिक के बेटे का क्या कहना है, अब मैं आपको वो सुनवाता हूं। हमारे पास उसका भी 2010 में एक बार कमिश्नर साहब अध्यक्ष महोदय ने अपना वर्रा कॉरिडोर का वो किया, जिसमें आपके होटल को का कोई भी अतिक्रमण नहीं पाया गया। उनका लिखित हमारे पास पत्र है। फिर 2016 का आया, 16 में भी आप 0 है, वो भी हमारे पास लिखित है। और बाकी सभी लोगों के अतिक्रमण पाया गया। अगर वैसे देखें तो 776 मकान और 23 होटल है। आज की डेट में सर यहाँ 27 होटल है जो बनाए गए। होटल मालिक को आपने सुना किस तरह की गंभीर बात कह रहे थे। लेकिन आज दो केस हमारे सामने आए इस खबर से जुड़े हुए दर्शकों, वो आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक अधिकारी का काम होता है आपके लिए काम करना। बनारस कोठी और रिवर पैलेस होटल पर बुलडोजर चला। दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक एक्शन जारी रहा। होटल पर करीब 7 घंटे तक कार्रवाई की गई, जहां कमरे, बाथरूम, शौचालय, मेन गेट को ध्वस्त कर दिया गया। दोनों होटल 5 मंजिला हैं और कुल 90 कमरे हैं यहां। लेकिन और दूसरा केस क्या कहता है? होटल को वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में बनाया, इसलिए कार्रवाई। 8 साल पहले भी होटल को सील किया गया था। नोटिस के बाद भी होटल ने कंस्ट्रक्शन जारी रखा, लगातार लोगों की बुकिंग लेते रहे। फिर हादसा हो जाएगा तो सवाल खड़ा होता है। लेकिन इस मसले को लेकर जब कार्रवाई की जाती है तो अधिकारी को भी संयम रखना चाहिए। अगर नियम के मुताबिक कार्रवाई है आप करिए, लेकिन कानून आप हाथ में नहीं ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों। लेकिन एक और तस्वीर सामने आई। प्राधिकरण का बुलडोजर शनिवार को वरुणा नदी क्षेत्र के 2 आलीशान होटल पर खूब गरजा है। वो तस्वीर भी आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए। बनारस कोठी और रिवर पैलेस, जिसकी मैं अभी आपको जानकारी दे रहा था, वहां जमींदोज कर दिया है। इस एक्शन को लीड कर रहे प्रशासनिक अधिकारी को इतना गुस्सा आया कि कानून का पालन करवाने के लिए पहुंचे अधिकारी खुद कानून हाथ में ले बैठे। इसलिए मैंने कहा था कि संयम रखना चाहिए। इस बारे में जब एडीएम आलोक वर्मा से बात की तो उनका दावा है कि सामने वाले शख्स ने उन्हें गालियां दी, जिसके बाद उन्होंने उसे मारा। लेकिन अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर होटल मालिक ने उन्हें गालियां दी तो कानून हाथ में लेने का अधिकार उन्हें किसने दिया? सवाल यह भी है कि एडीएम गाली देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सवाल तो यह भी है कि अफसरशाही और लाल फीताशाही में कितना अंतर होता है। अब यहां अफसरशाही लाल फीताशाही में ही तब्दील होती नजर आ रही है। लेकिन सुनिए जरा
किस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने कोशिश की, गाली दी, उसके बाद हमला हुआ। लेकिन अब बड़ी बात यही है कि कार्रवाई क्या की जाती है, देखना होगा। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखा रहा हूं जो आपके बच्चों से जुड़ी हुई है दर्शकों। वो तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि यह खबर हर उस माता पिता के लिए जिनका बच्चा स्कूल जाता है या जिनका बच्चा स्कूल जाने वाला है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जिस शिक्षक को हमारे समाज में गुरु का दर्जा दिया है, वो शिक्षक अब शिक्षक नहीं रहे। बच्चों के माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को भरोसे से भेजते हैं स्कूल कि वहां बच्चा जाएगा, कुछ सीखेगा, हिफाजत के लिए शिक्षक, टीचर मौजूद है। शिक्षा के मंदिर में बच्चे जाएंगे तो कुछ जरूर सीखेंगे, बड़े होकर नाम करेंगे। माता पिता इसके लिए लाखों की फीस भी भरते हैं, आप भी भरते होंगे। लेकिन यही शिक्षक आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महिला अलीगढ़ के एक स्कूल की टीचर है दर्शकों। ये मैडम गई तो स्कूल बच्चों को पढ़ाने थे, लेकिन देखिए खुद फर्श पर लेट गई आराम से और बच्चों से पंखा चलवा रही है। आप सोचिए जरा इसे। भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चों का इस्तेमाल। लगता है ये मैडम जी अपना शिक्षा का धर्म भूल गई हैं, शिक्षक धर्म भूल गई हैं। सोचिए दर्शकों, आप छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने के लिए पहुंचे, लेकिन उनसे पंखा चलवाया जा रहा है इतनी भीषण गर्मी में, और मैडम आराम से फर्श पर लेटी हुई हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो जांच पड़ताल भी करिए। इस तरह की तस्वीर आती है तो वो शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये जो शिक्षक हैं इनकी अब करतूत सामने आ गई है और हर दिन की एक्टिविटी पर आपको गौर करना चाहिए। पूछिए बच्चों से भी बात करिए कि स्कूल जब वो आते हैं वापस तो क्या क्या हुआ, स्कूल में क्या सीखा, तभी आपको एक एक चीज की जानकारी मिल पाएगी। सोचिए दर्शकों, आपके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। हमारा काम यही है कि हम आपको सावधान करें, आपसे जुड़ी हुई हर खबर आपके लिए लेकर आते हैं। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। फिलहाल न्यूज़ का एक्सट्रा में इतना ही। नमस्कार।